बच्चों, आज मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का आखिरी क्लास ले रहा हूँ। इसके बाद कोई चैप्टर शुरू करेंगे। आज देख लीजिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का लास्ट टॉपिक। मैंने लास्ट क्लास आपको समझाया था कि हीलियम के बाद हमेशा 2s2 2p6 आता है। नियॉन के बाद हमेशा 3s2 3p6 आता है। आर्गन के बाद हमेशा 4s2 3d10 और 4p6 आता है। क्रिप्टन के बाद 5s2 4d10 5p6 आता है। क्रिप्टन के बाद क्या आता है? 5s2 4d10 5p6। जेनन के बाद 6s2 4f14 5d10 6p6। और रेडन के बाद क्या आता है? 7s2 5f14 6d10 और 7p6। हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 2। नियॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 10। आर्गन का एटॉमिक नंबर 18। क्रिप्टन का एटॉमिक नंबर 36। जेनन का एटॉमिक नंबर 54। रेडन का एटॉमिक नंबर 86। ये था इसका एटॉमिक नंबर, है ना। अब मैंने आपको समझाया था कि किसी का भी कॉन्फ़िगरेशन करना हो, सपोज करो निकेल 28 का कॉन्फ़िगरेशन करना हो, तो आप क्या देखोगे? 28 से छोटा इनर्ट गैस कौन सा है? तो देखिए 28 से छोटा है आर्गन, तो आपने लिया आर्गन लिया, 18 लिखा गया। अब आर्गन के बाद क्या आता है? 4s2 और 3d। 18 तो आर्गन ही हो गया, 18 तो 20, अब 20 और 8 28 हो गया। कॉन्फ़िगरेशन हो गया निकेल का। जैसे मान लीजिए हमको ZR40 का कॉन्फ़िगरेशन निकालना है, तो 40 से छोटा इनर्ट गैस कौन आता है? क्रिप्टन का मतलब 36। क्रिप्टन के बाद 5s2 आप 4d2, 36 से 4 40 हो गया। तो इस तरह से मैंने कॉन्फ़िगरेशन करना आपको सिखाया था। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अभी तक हम लोग सीखे कि ऑर्बिट होता है, ऑर्बिट के अंदर सब ऑर्बिट होता है। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं कि सब ऑर्बिट के अंदर ऑर्बिटल होता है। जैसे देख लीजिए, हमने बताया था आपको कि ऑर्बिट में सब ऑर्बिट और सब ऑर्बिट में होता है ऑर्बिटल। सब ऑर्बिट में क्या होता है बच्चों? ऑर्बिटल। अब सब ऑर्बिट में ऑर्बिटल को देखिए, जैसे L बराबर 0 1 2 3, ये हो गया सब ऑर्बिट। इसको हम लोग क्या बोलते थे? सब ऑर्बिट। L बराबर 0 S को रिप्रेजेंट करता है 1p को, 2d को और 3f को। इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2, इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 6। D में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 10, F में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 14। अब सब ऑर्बिट के अंदर होता है ऑर्बिटल। सब ऑर्बिट के अंदर क्या होता है बच्चों? ऑर्बिटल। अब ऐसे सोचिए, आपको इस तरह से समझना पड़ेगा कि एक है पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है? According to this principle, an orbital contain maximum 2 electron with opposite spin। पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहता है एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं विथ अपोजिट स्पिन। एन ऑर्बिटल कंटेन मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन विथ अपोजिट स्पिन। ये कौन कह रहा है? पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कह रहा है कि आप एक ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। यदि आप एक ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं और s में 2 ही इलेक्ट्रॉन है, तो कितना ऑर्बिटल होगा? एक।
एक ऑर्बिटल होगा, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन विथ अपोजिट स्पिन, एक ऊपर डायरेक्शन में एक नीचे डायरेक्शन में। ऐसा कौन कर रहा है? पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। देखो अब पी में कितना इलेक्ट्रॉन है? 6, तो एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन के लिए कितना ऑर्बिटल होगा? 3, यानी पी में 3 ऑर्बिटल होगा। 3 ऑर्बिटल, ये तीनों का तीनों ऑर्बिटल किससे निकला हुआ है? पी से निकला हुआ है। ये तीनों का तीनों ऑर्बिटल पी से निकला हुआ है, इसका मतलब तीनों का एनर्जी क्या होगा? बराबर। तो जब ऑर्बिटल का एनर्जी बराबर हो तो इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे? इसके लिए आया हुंड्स रूल। यहाँ देखिए आप लोग, मैं आपको बताने जा रहा हूँ हुंड्स रूल। हुंड्स रूल क्या कहता है? According to this rule, an orbital contain maximum एक मिनट, हाँ, अकॉर्डिंग टू दिस रूल, in case of equal energy orbital, electron filled first single parallel then paired with opposite spin। हुंड्स रूल कहता है कि जब ऑर्बिटल का एनर्जी बराबर हो, अकॉर्डिंग टू दिस रूल, इन केस ऑफ इक्वल एनर्जी ऑर्बिटल, जब ऑर्बिटल का एनर्जी बराबर हो, इलेक्ट्रॉन फील्ड फर्स्ट सिंगल पैरेलल देन पेयर्ड विथ अपोजिट स्पिन। इलेक्ट्रॉन को एक एक करके भरेंगे, देन पेयर्ड विथ अपोजिट स्पिन। जैसे पी का तीनों ऑर्बिटल का एनर्जी बराबर है, तो तीनों का बराबर है तो उसको बोलते हैं डीजेनरेटेड ऑर्बिटल। जब 2 या 2 से अधिक ऑर्बिटल का एनर्जी बराबर हो तो उसको बोलते हैं डीजेनरेटेड ऑर्बिटल। तो पहले इलेक्ट्रॉन को एक एक करके भरेंगे, 1 2 3, एक एक करके भरेंगे और एक ही डायरेक्शन में भरेंगे, एक ही डायरेक्शन में एक एक करके भरना, देख रहे हैं? तो सिंगल भर लिए और देन पेयर्ड विथ अपोजिट स्पिन, 4 5 और देन 6। ये कौन कह रहा है? हुंड्स रूल। डी में कितना इलेक्ट्रॉन? 10, तो कितना ऑर्बिटल होगा? 5, 1 2 3 4। अभी पांचों का एनर्जी क्या होगा? बराबर। जब ऑर्बिटल का एनर्जी बराबर हो तो उसको बोलते हैं डीजेनरेटेड ऑर्बिटल। तो इलेक्ट्रॉन को एक एक करके भरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एफ में कितना इलेक्ट्रॉन? 14, ऑर्बिटल कितना? 7, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। यानी कहने का मतलब कि ऑर्बिटल का एनर्जी बराबर हो तो इलेक्ट्रॉन को पहले एक एक करके भरते हैं, देन पेयर्ड विथ अपोजिट स्पिन। तो इस तरह से आपने ये बात समझ लिया। अब जैसे देखिए, सपोज करिए कि डी में 10 इलेक्ट्रॉन है, ऑर्बिटल डी में कितना होगा? 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। प्रत्येक ऑर्बिटल में 2 2 इलेक्ट्रॉन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बाबू? फुल फील्ड ऑर्बिटल। फुल फील्ड ऑर्बिटल, जब प्रत्येक ऑर्बिटल में 2 2 इलेक्ट्रॉन, उसको क्या बोलते हैं? फुल फील्ड ऑर्बिटल। मान लो डी में 5 इलेक्ट्रॉन हो, तब कितना ऑर्बिटल होगा? डी में 5 इलेक्ट्रॉन हो तो कितना ऑर्बिटल होगा? बताइए। अच्छा, डी में 5 इलेक्ट्रॉन हो, आप एक बात सोचिए, तो ऐसे सोचिए कि एक क्लासरूम में 50 बच्चा का बैठने का जगह है, तो इतना बेंच डेस्क लगा है, 50 बच्चा के बैठने के हिसाब से बेंच डेस्क लगा हुआ है। और यदि अभी वर्तमान में 10 ही को बच्चा आया है, तो बाकी बेंच उठा के फेंक दिए कि रखा हुआ है, यही 50 बेंच लगा ही है। सारा बेंच लगा हुआ है, 10 बच्चा है, फिर भी इतना बेंच ही लगा रहेगा।
क्योंकि उस क्लासरूम का मैक्सिमम कैपेसिटी ही 50 स्टूडेंट का है, इसीलिए बेंच तो 50 स्टूडेंट के बराबर ही लगा रहेगा। भले ही वर्तमान में 25 को स्टूडेंट क्यों ना हो, वर्तमान में 19 को स्टूडेंट क्यों ना हो, एक भी स्टूडेंट नहीं रहेगा फिर भी 50 बच्चा के बराबर बेंच लगा रहेगा। इसी तरह से डी का मैक्सिमम कैपेसिटी 10 इलेक्ट्रॉन का होता है, इसीलिए उसमें हमेशा 5 ऑर्बिटल होगा। ऑर्बिटल हमेशा 5, 1 2 3 4। और अभी 5 इलेक्ट्रॉन है तो हुंड्स रूल के अकॉर्डिंग एक एक करके भरना पड़ेगा, 1 2 3 4 और देन ये 5, ऐसे भरेंगे। बताइए, जब प्रत्येक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन हो तो उसको बोलते हैं हाफ फील्ड, हाफ फील्ड ऑर्बिटल। जब प्रत्येक ऑर्बिटल में 2 2 इलेक्ट्रॉन हो तो फुल फील्ड, जब प्रत्येक में एक एक इलेक्ट्रॉन उसको बोलते हैं हाफ फील्ड। सपोज करो डी में 8 इलेक्ट्रॉन हो, ऑर्बिटल कितना, डी का मैक्सिमम कैपेसिटी 10, तो ऑर्बिटल ऑलवेज 5। वर्तमान में क्या इलेक्ट्रॉन उससे मतलब नहीं है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ऐसे भरे, देखिए प्रत्येक ऑर्बिटल में 2 2 इलेक्ट्रॉन होता तो फुल फील्ड होता, प्रत्येक में एक एक इलेक्ट्रॉन होता तो हाफ फील्ड होता। ये ना फुल फील्ड है ना हाफ फील्ड, तो इसको हम लोग बोलते हैं पार्शियली फील्ड ऑर्बिटल। क्या बोलते हैं बच्चों, पार्शियली फील्ड। इसको क्या बोलते हैं, पार्शियली फील्ड। जो ना फुल फील्ड हो ना हाफ फील्ड उसको बोलते हैं पार्शियली फील्ड। अब प्रश्न आता है कि सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होता है, फुल फील्ड, इसके बाद कौन होता है, हाफ फील्ड, और सबसे कम स्टेबल होता है पार्शियली फील्ड। पार्शियली फील्ड सबसे ज़्यादा स्टेबल फुल फील्ड, तब हाफ फील्ड, देन पार्शियली फील्ड। ये स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ ऑर्बिटल हो गया, स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ ऑर्बिटल। ये है ऑर्बिटल का स्टेबिलिटी ऑर्डर, सबसे ज़्यादा स्टेबल फुल फील्ड, देन हाफ फील्ड, देन पार्शियली फील्ड। ये स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ ऑर्बिटल है ना। अब आप अगला पॉइंट पे बात करिए, फुल फील्ड, हाफ फील्ड और पार्शियली फील्ड। फुल फील्ड मतलब प्रत्येक में 2 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, हाफ फील्ड मतलब जो ना प्रत्येक में एक एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, और हाफ पार्शियली फील्ड मतलब जो ना फुल फील्ड हो ना हाफ फील्ड, उसको बोलते हैं पार्शियली फील्ड। एग्जाम्पल से अब क्वेश्चन करते हैं। अगर मान लीजिए कि डी में 9 इलेक्ट्रॉन होता तो कितना ऑर्बिटल होता है, फिर भी 5 होता। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ये कैसा फील्ड हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं पार्शियली फील्ड, इसको बोलते हैं हम लोग पार्शियली फील्ड। अब एक बात गौर करो तो, अगर डी 10 हो जाए तो डी में 5 ऑर्बिटल ऑलवेज होगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बताओ ये क्या है, फुल फील्ड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फुल फील्ड। एक बात बताइए, D9 पार्शियली फील्ड और D10 फुल फील्ड। सपोज करो, ऐसे सोचो, D9 अगर D10 में कन्वर्ट हो जाएगा तो स्टेबिलिटी क्या हो गया, बढ़ गया, इंक्रीजेज स्टेबिलिटी। D9 अगर D10 में कन्वर्ट हो गया तो स्टेबिलिटी क्या हो गया, बढ़ गया। ऐसे सोचिए आप लोग कि आपके पास 9 लाख रुपया है और 9 लाख रुपया में आज ऑफर आया है कि 1 करोड़ का कोई प्रॉपर्टी आपके नाम होने वाला है। अगर 9 लाख रुपया में 9 लाख रुपया आपके पास है, 10 लाख रुपया में आपको 1 करोड़ का प्रॉपर्टी मिलने वाला है, तो आप इस ऑफर का लाभ उठा पाएंगे कि नहीं, ज़रूर उठा पाएंगे। 9 लाख आपके पास है और 10 लाख रुपया में आपको ऑफर मिला है कि 1 करोड़ का प्रॉपर्टी आपके नाम हो जाएगा, तो आप क्या करेंगे, कहीं ना कहीं से दिमाग लगा के 1 लाख रुपया जुटाएंगे और 10 लाख पूरा कर करके उसको 1 करोड़ का लाभ उठाएंगे। जिस तरह से 9 लाख रुपया रखने वाले आदमी 10 लाख रुपया वाले ऑफर का लाभ उठा लेता है, इसी तरह से स्टेबिलिटी के कारण D9 ऑलवेज कन्वर्ट इनटू D10 ड्यू टू स्टेबिलिटी, ड्यू टू स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी के कारण D9 हमेशा D10 में कन्वर्ट हो जाता है, D9 हमेशा D10 में कन्वर्ट हो जाता है स्टेबिलिटी के कारण। इसी तरह से D4 की बात करते हैं। डी में कितना ऑर्बिटल, 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इसको बोलते हैं हम लोग पार्शियली फील्ड, पार्शियली फील्ड। अगर D5 हो जाए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इसको क्या बोलते हैं, हाफ फील्ड, हाफ फील्ड। पार्शियली फील्ड से ज़्यादा स्टेबल होता है हाफ फील्ड, इसीलिए D4 ऑलवेज कन्वर्ट इनटू D5 ड्यू टू स्टेबिलिटी,
ड्यू टू स्टेबिलिटी के कारण D4 D5 में कन्वर्ट हो जाता है और D9 D10 में कन्वर्ट हो जाता है। एग्जाम्पल से सोचिए, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर होता है 24। कन्फिग्रेशन करोगे तो क्या लोगे? आर्गन। आर्गन के बाद 18 2 20 और 20 और 4 24, ऐसा होना चाहिए। लेकिन आप कह रहे हैं कि D4 D5 में कन्वर्ट हो जाता है, तो S से एक इलेक्ट्रॉन छीन के ये कन्वर्ट हो जाएगा 4s1 और 3d5। ये करेक्ट कन्फिग्रेशन होगा। इसको रीअरेंज करने के लिए पहले तीसरा ऑर्बिट को लिखा जाता है, फिर चौथा ऑर्बिट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में उसको अरेंज कर दिया जाता है। ये अरेंज करने का तरीका हुआ। इसी तरह से आप देख लीजिए MO42 कन्फिग्रेशन करेगा तो क्रिप्टन 5s2 4d4, लेकिन D4 D5 में कन्वर्ट हो जाता है। उसका रियल कन्फिग्रेशन क्या होगा? 5s1 अब 4d5। ये करेक्ट कन्फिग्रेशन। इसको रीअरेंज कैसे करिएगा? पहले 4d5 लिखिएगा तब 5s1 लिखिएगा। ये रीअरेंज करने का तरीका हो गया। जैसे कॉपर का एटॉमिक नंबर होता है 29। इसका कन्फिग्रेशन करिएगा तो आर्गन 18 2 20, अब 20 और 9 29, लेकिन D9 D10 में कन्वर्ट हो जाएगा और इसका रियल कन्फिग्रेशन होगा 4s1 और 3d10। ये करेक्ट कन्फिग्रेशन। इसको रीअरेंज कैसे करिएगा? पहले 3d10 देन 4s1। ये रीअरेंज हो गया। जैसे सिल्वर का एटॉमिक नंबर 47 होता है। इसका कन्फिग्रेशन करिएगा तो क्रिप्टन 5s2 अब 4d9, लेकिन D9 D10 में कन्वर्ट हो जाएगा और इसका रियल कन्फिग्रेशन कैसा आएगा? 5s1 और 4d10। ये करेक्ट कन्फिग्रेशन। इसको लिखने का तरीका क्या है? 4d10 पहले लिख देते हैं, फिर 5s1 लिख देते हैं। गोल्ड का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 79। जेनन के बाद 6s2 4f14 अब 5d9, लेकिन D9 D10 में। और इसका रियल कन्फिग्रेशन जेनन 6s1 4f14 और 5d10। इसको रीअरेंज कैसे करिएगा बच्चों? 4f14 पहले लिखेंगे, फिर 5d10 लिखेंगे, फिर 6s1 लिखेंगे। यही तरीका है। अब मैं आपको कुछ लिस्ट बनाता हूँ। उस लिस्ट में कुछ इंपॉर्टेंट एक्सेप्शनल कन्फिग्रेशन वाले का लिस्ट बनाता हूँ। जैसे क्रोमियम 24, कॉपर 29, 41 42, 43 को छोड़ दीजिए, 44 45 46 47 78 79। इन सब को गौर से देखिए। ये सारा लिस्टिंग देख लीजिए। अब इन सब के कन्फिग्रेशन में NS से N-1d में 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो जाता है। इन सब के कन्फिग्रेशन में S से D में 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है, जैसा कि आपने अभी बनाया था। इसके अलावा देख लीजिए 57 58 64 89। इस कन्फिग्रेशन को देखिए। इसमें इन सब के कन्फिग्रेशन में N-12 से N-1d में 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो जाता है। F से D में 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाता है। जैसे मान लीजिए 57 का कन्फिग्रेशन करना है तो जेनन लेंगे। जेनन के बाद क्या आता है? 6s2 अब 4f1 54 55 56 57। लेकिन कंसेप्ट कहता है कि F से D में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाता है। इसके बाद आता है 5d0। अभी तो 0 इलेक्ट्रॉन, लेकिन F से D में 1 इलेक्ट्रॉन चलाएगा तो रियल कन्फिग्रेशन जेनन का बनेगा 6s2 4f तो 0 हो गया, 5d1 हो गया। और इसको रीअरेंज करिएगा तो कैसे करिएगा? पहले 5d1 लिख दीजिएगा, तब 6s2 लिख दीजिएगा। ये तो 0 ही हो गया। 58 के कन्फिग्रेशन करिएगा तो जेनन 6s2 4f2 5d अभी क्या है? 0। F से D में 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएगा। इसका रियल कन्फिग्रेशन आ जाएगा 6s2 अब 4f1 अब 5d1। इसको रीअरेंज करिए तो कैसे होगा? 4f1 पहले लिखिए, फिर 5d1 लिखिए, फिर 6s2 लिखिए। ऐसे रीअरेंज किया जाता है।
जीडी का एटॉमिक नंबर 64 होता है, जो हम लोग जब एग्ज़ाम दे रहे थे जेईई मेन का तो पूछा हुआ था, और 2011 में शायद। और इसके बाद जो है इसको नीट में 2 बार पूछा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जेनन 64 जीडी 64 का कॉन्फ़िगरेशन कैसे करिएगा? जेनन 6s2 अब 4f8 5d तो अभी 0 है, लेकिन f से d में 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, और उसका रियल कॉन्फ़िगरेशन 6s2 4f7 और 5d1। इसको रीअरेंज करिएगा तो कैसे करिएगा? 4f7 5d1 और 6s2, ये करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन हो गया जीडी 64 का। तो इस तरह से किसी का भी कॉन्फ़िगरेशन आप बना सकते हैं, बस आप थोड़ा सा मेरा वीडियो को बढ़िया से देखिए। इसको थोड़ा सा याद रखना भी पड़ता है, ये चीज़ थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव होता है, आपको हमेशा ध्यान देना पड़ेगा। समझ रहे हैं बच्चों? ये सारी चीज़ें हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का और ये एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन का। मैं 1-2-3 बात और समझाता हूँ। कोई भी एटम है ना, जैसे सोडियम है और उसमें से 1 इलेक्ट्रॉन बाहर हो गया तो उस पर क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा। किसी भी एटम से 1 इलेक्ट्रॉन बाहर हो जाता है तो उस पर क्या आ जाता है? प्लस आ जाता है। अगर इस बात को देखिए, कोई भी बच्चा को अगर समझ में थोड़ा कम आवे ना तो स्टार्टिंग से सारा वीडियो देखिए, मतलब सारा एक लाइन से सिस्टमेटिक मैंने पढ़ाया है, आपको सब समझ में आ जाएगा। किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन बाहर हो जाता है उस पर प्लस आ जाता है। तो मान लीजिए कोई आदमी हमसे बोला कि आप Fe2+ का कॉन्फ़िगरेशन करो, तो पहले Fe का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 26। Fe का कॉन्फ़िगरेशन पहले कर लीजिए आप। आर्गन 18, 18 2 20, अब 20 और 6 26, ये तो हो गया Fe का कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन आपको किसका करना है? Fe2+ का। 2+ कब हुआ होगा? जब 2 इलेक्ट्रॉन बाहर हो गया होगा, तब हमको 2 इलेक्ट्रॉन भगाना पड़ेगा। अब ये चौथा ऑर्बिट है, ये तीसरा ऑर्बिट, कहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन भगाएं? तो देखिए, पहला ऑर्बिट, दूसरा ऑर्बिट, तीसरा ऑर्बिट और ये चौथा ऑर्बिट। तो बाहरी ऑर्बिट कौन है? चौथा ऑर्बिट। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, बाहरी ऑर्बिट चौथा ऑर्बिट। जब भी इलेक्ट्रॉन भागेगा तो पहले बाहरी ऑर्बिट से भागेगा। तो बाहरी ऑर्बिट से 2 इलेक्ट्रॉन भागाइएगा तो बचेगा क्या? सिर्फ 3d6 बचेगा। ये करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन हो गया Fe2+ का। Fe2+ का डी में कितना ऑर्बिटल होता है बच्चों? 5। डी में 5 ऑर्बिटल, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 और ये 6। कितना इलेक्ट्रॉन है? जो देखो ये पेयर में है, पेयर माने जोड़ा, ये अकेला है, अकेला मतलब अनपेयर, पेयर माने जोड़ा, अनपेयर मतलब अकेला। कै गो इलेक्ट्रॉन अकेला है? 4 गो। तो हम लोग बोलेंगे अनपेयर्ड, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया 4। हम लोग बोलेंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 4। एक होता है पारामैग्नेटिक, पारामैग्नेटिक which has अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। बच्चों जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वो पैरामैग्नेटिक होता है। वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, जो मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा वीकली अट्रैक्ट किया जाता है वो पैरामैग्नेटिक होता है। डायामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक जिसके पास which has 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 हो, वीकली रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड, जो मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा रिपेल किया जाए। एक होता है सर मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट ये होता है रूट अंडर, म्यू से इंडिकेट करते हैं, n इंटू n+2 bm। n का मतलब होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। n का मतलब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। bm का मतलब होता है बोर्स मैग्नेट्रॉन, बोर्स मैग्नेट्रॉन। bm का मतलब बोर्स मैग्नेट्रॉन, n का मतलब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है सर? अब बताओ, अगर कॉन्फ़िगरेशन D0 या D10 आ जाए तो कलरलेस होता है, कलरलेस स्पीशीज। अगर D0 या D10 आ जाए तो कलरलेस होता है, कोई कलर नहीं शो करेगा। अगर D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8 और D9 आए,
अगर D1 से लेके D9 तक कुछ भी आए तो कलर शो करेगा, शो कलर। D1 से लेके D9 तक कुछ भी आए तो कलर शो करेगा। D0 या D10 आ जाए तो कलरलेस होगा, और D1 से लेके D9 तक कुछ भी आए तो कलर शो करेगा। जैसे मान लो सपोज करो Zn2+ का कन्फिग्रेशन है, जिंक का एटॉमिक नंबर कितना हो गया 30। कन्फिग्रेशन करिए तो आर्गन 4s2 3d10, 2+ है मतलब 2 इलेक्ट्रॉन बाहर हो गया, तो क्या बच गया आर्गन 3d10। ये कन्फिग्रेशन हुआ जिंक 2+ का। डी में 5 ऑर्बिटल, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या हो गया 0। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या हो गया 0, सबका सब पेयर में हो गया। जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 हो कैसा होगा डायामैग्नेटिक। उसका नेचर कैसा होगा डायामैग्नेटिक। इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकालिए, मैग्नेटिक मोमेंट ये क्या होगा रूट अंडर 0 × 0 + 2 क्या होगा 0। मैग्नेटिक मोमेंट 0। कन्फिग्रेशन D10 आया है तो कलरलेस होगा। D0 और D10 क्या होता है कलरलेस। अगर कन्फिग्रेशन D0 आ जाए या D10 आ जाए तो कलरलेस होगा। जैसे मान लीजिए मेरे पास आ गया Ni2+ का कन्फिग्रेशन। निकेल का एटॉमिक नंबर क्या होता है 28। कन्फिग्रेशन आर्गन 4s2 3d8, 2 यहाँ से बाहर हो गया तो आर्गन क्या बच गया 3d8। डी में कितना ऑर्बिटल 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कितना इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना आया 2। जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उसका नेचर कैसा होता है पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक। मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा मैग्नेटिक मोमेंट रूट अंडर 2 × 2 + 2 रूट अंडर 8 2.82 bm आसपास। और चौथा पॉइंट था कि कन्फिग्रेशन D8 आया है मतलब कलर शो करेगा, शो कलर। D0 और D10 कलरलेस होता है और D1 से लेके D9 तक कुछ भी हो तो कलर शो करेगा। समझ में आ रहा बात। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं बच्चों, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आप सब लोग रिवाइज करिएगा। एक क्लास और मुझे लगेगा क्वेश्चन प्रैक्टिस थोड़ा मैं करवा दूंगा टॉपिक में, और इसके बाद फिर आगे बढ़ जाएंगे। आप लोग लगातार वीडियो देखिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और जल्दी से जल्दी आप लोग जुड़े रहिए। जल्द ही मैं नया चैप्टर शुरू करने वाला हूँ, बहुत स्पेशल होने वाला है क्लास, और मैं आप लोग के लिए अच्छा से अच्छा वीडियो बना के डालने वाला हूँ। बस आप लोग थोड़ा सा वेट करिए, सब ठीक हो जाएगा। ओके, जय हिंद जय भारत।